जी, मेरे जो परदादा हैं, उनके कज़न लगते हैं, मौसी के लड़के, सगी मौसी के लड़के हैं गुलज़ार साहब। ओके। तो आपस में उनका बहुत प्यार भी था। जी, जैसे एमएफ हुसैन साहब हैं, जी। उनको फ़ॉर्म्स का इतना था, वो पहले फ़िल्म के पोस्टर्स भी बनाते थे, हुँ, तो उनको रियलिस्टिक अच्छा था, तब जाकर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गए हैं। लेकिन मेरे को जो खुद को पर्सनली अच्छे लगते हैं, तो मैंने बताया बोरिस वेलेज़ो, साल्वाडोर डाली और एक अपने आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं को जो एक आकार दिया है, जो उन्होंने आज सबको पता है कि शिव ऐसे दिखते हैं, जी। लाइक है ना, सर पे जटाएँ हैं, लेकिन पेंटिंग के ज़रिए हम एक इमोशन भी बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा सकते हैं। पेंटिंग एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें हम फॉर्म से कुछ रूल से निकल के काम कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to another episode of CEO Achievers Talk. This is your host Arzu Salatia. और आज के एपिसोड में वी हैव द वेरी टैलेंटेड AIU विनर आज़ाद जी. वेलकम टू द शो आज़ाद जी. थैंक यू। सो पेंटिंग के बारे में हम बात करें, मैं आप सबको बता दूं कि पेंटिंग में इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर तो नहीं है, वैसे हर जी, किसी में आपका हाथ सेट है, बट लाइव पेंटिंग में यू आर लाइक एक्सपर्ट. जी। तो लाइव पेंटिंग एक्चुअली में होती क्या है? लाइव पेंटिंग एक स्टेज परफॉर्मेंस है, ओके. जिसमें हम स्टेज पे 6-7 मिनट या 8 मिनट, कई बार टाइम के उसमें 4 मिनट में भी, मतलब वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, तो उतने टाइम में 6 फीट बाय 6 फीट की अराउंड पेंटिंग होती है, तो वो बनानी होती है, परफॉर्म करना होता है, तो उसको लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। हम्म. ये तो एक बहुत आई नो बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आई वांट टू नो बिकॉज जब हम सिंगर्स की बात करते हैं, डांसर्स की बात जी। करते हैं, किसी और फील्ड से बात करते हैं, तो एवरीवन टेल अस कि हाँ ये हमारे आइडल रहे हैं. पेंटिंग के बारे में या पेंटिंग की इस आर्टिस्टिक फील्ड के बारे में हम अक्सर बहुत कम बात करते हैं. जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ पेंटर? आर्ट में मतलब मैंने बचपन से देखा है, क्योंकि मेरे पापा भी आर्टिस्ट है जी. और हमारा घराना है जो एस.एम. पंडित जी, बिल्कुल. बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया जी के, जी. तो उनसे है। तो बचपन से ही आर्ट देखा है। पहले तो नॉर्मली लगता था कि ऐसे ही हो जाता है, जब धीरे धीरे बड़े हुए समझ आई आर्ट की, तो कि हाँ ये इसी में जाना है, तो फिर बाद में पता चला इस चीज़ का। ओके. तो तो कुछ स्पेसिफिक एक नहीं है कि हाँ इसको देख के लगा कि मैं ऐसा बनूंगा। हाँ. तो वो फैमिली से ही बॉटअप हुई हाँ है वो चीज़ें. फैन ओके. तो आपने बताया कि आपकी फैमिली का घराना है SMG पंडित. नहीं, फैमिली का नहीं है घराना, मतलब उनके शिष्य से आगे, जैसे उनके शिष्य थे हजरत कमाल जी, जो ओके. मेरे पापा के गुरु हैं। जी. आगे मेरे पापा हैं अलग से मेरे गुरु भी वही है। ओके. जी। तो ये बहुत अलग चीज़ है कि पेंटिंग में घराना, क्योंकि अक्सर मैंने जहाँ तक सुना है, आई डोंट थिंक ऑडियंस ने भी सुना होगा, जी। क्योंकि बहुत हटके चीज़ है. इसके जी। बारे में मैं जानना चाहूँगी इन डेप्थ, क्योंकि हमने डांसिंग के घराने के बारे में हम जी। अक्सर बात करते हैं, म्यूज़िक के घराने के बारे में बात करते हैं. तो पेंटिंग में घराना लाइक कैसा, कौन कौन से घराने होते हैं, क्या क्या होता है, कुछ अगर आप बता सकें. इसमें बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से चलता है, तो उसकी अपनी मेंटालिटी बन जाती है जी. कि मैं खुद से ये कर रहा हूँ, ये है ना। तो इसमें भी होता है कि आर्टिस्ट अपने जैसे लाइव का है, तो ये मैंने खुद से ही अपने ही दिमाग से चला हूँ इस पे, इसमें पीछे से कुछ नहीं है कि उनसे, लेकिन सीखा एक गुरुओं का हाथ होता है ना, तो उस बेस से कह सकते हो कि उसी घराने से है, क्योंकि स्किल तो सीखनी पड़ती है ना, वहीं से स्किल सीखनी पड़ती है, तो उस बेस पे ही हम बोल सकते हैं। अगर घराने की, अगर आप ऐसा कहो कि कैटेगरी कुछ भी नहीं है इसमें, ओके. अपने अपने ही हिसाब से हर आर्टिस्ट काम करता है। ओके. तो अक्सर जब आप पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? लाइक क्या आता है कि क्या अब करना है, अब कौन सी पेंटिंग, अब कौन सा प्रोजेक्ट? ये डिपेंड करता है टाइम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मतलब मेरा भी माइंडसेट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। कभी लगा था कि पोर्ट्रेट करूँगा बड़ा रियलिस्टिक, तो उससे मन उठ गया। फिर थोड़ा सा, एक आर्टिस्ट है बोरिस वेलेजो, ओके. उन्होंने, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिज़ाइनिंग का काम कर रखा है। मोस्टली उनका काम है जैसे अलग ही वर्ल्ड,
surrealism में भी काम किया हुआ है, नहीं surrealism भी नहीं कह सकते उसको, फैंटेसी का अकॉर्डिंग है। उसमें मेल्स फीमेल, Imaginary थोड़ा इमेजिनरी सा। थोड़ा सा ना, मेल फीमेल्स बॉडी को प्रॉपर उन्होंने सेमी न्यूड दिखाया है। तो मेरे को वो बहुत अच्छा इंस्पायर हुआ था मैं उनसे, लेकिन कुछ पेंटिंग इंस्पायर होके बनाई, फिर उससे ही मन हट गया। फिर अभी फिर मैंने सोचा कि मैं लाइव में ही कुछ करूं। तो मुझे भी शौक था कि पेंटिंग को हम एज अ परफॉर्मेंस कैसे लोगों के आगे लेके आए। तो ये फिर मैंने लाइव परफॉर्मेंस का रास्ता चुना उसे। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ही आर्टिस्टिक जी है, और मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि गुलजार साहब आपकी फैमिली से ताल्लुक़ जी रखते हैं। जी 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 तो उनके बारे में कुछ बताएं आप। जी। मेरे जो परदादा हैं उनके कज़न लगते हैं, मौसी के लड़के, सगी मौसी के लड़के हैं गुलजार साहब। ओके। तो आपस में उनका बहुत प्यार भी था। जी। तो वो मुंबई चले गए थे ना, तो फिर उस अभी हमारा तो कोई उनसे है नहीं इतना, ना कभी मिले। बट तो फिर भी हाँ इट्स अ बिग डील कि जी आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक ही थी। जी जी जी। जी। तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि उनकी शायरी से या उनकी कोई पोइम्स उठा के आपने उस इंस्पिरेशन से कोई पेंटिंग बनाई हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे शायरी अच्छी लगती है उनकी। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल। उनकी शायरी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। जी 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 जी। जी। तो एक इंस्पिरेशन रही है कि हाँ अगर वो बॉलीवुड तक गए हैं तो हमें भी काफ़ी आगे तक जाना है। अच्छा, ओके सर, ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट कौन-कौन से मीडियम्स आप अपनी पेंटिंग में यूज़ करते हैं? मीडियम मोस्टली जैसे मैं ड्राई मीडियम यूज़ नहीं करता। पहले जब स्टार्टिंग की थी बचपन से, तो तब करते थे लाइक चारकोल वगैरह, पेंसिल्स, पेस्टल, तो ड्राई मीडियम। तो अभी तो मोस्टली मैं ऑयल, एक्रेलिक, पिगमेंट से है एक कलर, वो रो फॉर्म होती है कलर्स की, तो उसको ना केमिकल्स के साथ खुद ही तैयार करना पड़ता है। तो दैट हमारी पाउडर फॉर्म। पाउडर या लिक्विड फॉर्म में होता है वो। ओके। तो उसको जो मेंटेन करना, क्योंकि वो आते थे प्राइमरी शेड जैसे रेड, येलो, ये अपना ब्लू, ग्रीन वगैरह सेकेंडरी हो गया। तो यही शेड आते, तो उन्हीं उन्हीं से सारे शेड बनाने सीखे। तो हमारे पापा ने बाद में हमारे को ऑयल और एक्रेलिक के अलग अलग शेड दिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें नॉलेज मिले कि कोई भी शेड इन 3-4 शेड से कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग पिगमेंट से ही, तो ऑयल एक्रेलिक हर तरह का मीडियम यूज़ कर लेता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट के मूवमेंट्स भी रहे हैं, तो कोई ऐसा मूवमेंट जिससे आप इंस्पायर हुए हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एक आर्टिस्ट से इंस्पायर हुआ था थोड़ा सा मैं, साल्वाडोर डाली। ओके। जी। उनका काम था सूरियलिज्म। वो रियलिस्टिक से हटके, और रियलिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें, तो उससे इंस्पायर हुआ था। तो स्पेसिफिक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल उनका आ जाता है, तो अपना खुद नहीं क्रिएट कर हाँ, पाता है। बिल्कुल। लेकिन बात एक ये भी है कि आर्ट होती ही इंस्पिरेशन से स्टार्ट है। जी। तो मेरा हिसाब ऐसा है कि इंस्पिरेशन लो, बहुत कम लो, खुद का ज़्यादा होना चाहिए उसमें। तो जहाँ तक मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स रहती हैं। तो लाइक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकते। अब्स्ट्रैक्ट में फॉर्म्स को तोड़ा जाता है, तो मैं अभी शायद अभी खुद को उस काबिल नहीं समझता कि उन फॉर्म्स को अभी तोड़ सकूं। अभी अगर अब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्निज्म की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आर्टिस्ट हैं या मॉडर्न पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। उसका कंसेप्ट ही अलग है। ओके। अगर अब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनना है, मॉडर्न आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको पहले रियलिस्टिक वर्क सीखना पड़ेगा। पहले फॉर्म्स को क्रिएट करना आना चाहिए, फिर उनको हम तोड़ सकते हैं। जी। तो डायरेक्ट हम कलर्स को बिखेर के या कुछ भी बना के हम नहीं बोल सकते कि हम अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आर्टिस्ट है। जैसे एम.एफ. हुसैन साहब है, जी। उनको फॉर्म्स का इतना था, वो पहले फिल्म के पोस्टर्स भी बनाते थे, तो उनको रियलिस्टिक अच्छा था, तब जाकर उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट की तरफ गए हैं। तो आजकल तो कोई भी उठ के कह देता है कि अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसे होती है वैसे, वो नहीं होता। पहले उसके लिए बहुत स्टडी चाहिए रियलिस्टिक की। तो जब हम ऐसे मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं या वेस्टर्न कल्चरल से इन्फ्लुएंस जो आर्ट है, तो जी उनकी अगर बात करें या हमारे इंडियन फोक आर्ट्स की बात करें, जैसे जी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बसोली पेंटिंग हो गई, राजस्थानी पेंटिंग स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, जी तो
आपका फेवरेट ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ आर्ट? अ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा रहता है कि मैं खुद का स्टाइल कुछ फॉलो करूं। मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत कम ही देखता हूं कि किसी का या फॉर्म या आर्टिस्ट का काम, लेकिन मेरे को जो खुद को पर्सनली अच्छे लगते हैं तो मैंने बताया बोरिस वेलेजो, साल्वाडोर डाली, और एक अपने आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, शायद नाम Everyone सुना knows होगा। about them. जी, तो राजा रवि वर्मा, क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को जो एक आकार दिया है, जो उन्होंने हम आज सबको पता है कि शिव ऐसे दिखते हैं, जी, लाइक है ना, सर पे जटाएं हैं, सांप है गले चंद्रमा में, विराजित है, जी, बिल्कुल। है ना, कृष्ण ऐसे दिखते हैं। तो उन्होंने ही एक जो लोगों का बोला होता था, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से वो क्रिएट किया है, तो आज उन्हीं की कॉपी चल रही है सब। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि उन्होंने एक दौर बदल दिया था, प्रिंट का दौर वो लेकर आए। जी, इंडिया में पहला वीडियो कैमरा लाने वाले वही हैं, दादा साहब फाल्के, आपने नाम सुना होगा। जी, बिल्कुल। जी, तो वो उनके ही स्टूडेंट थे, राजा रवि वर्मा के, तो उन्होंने ही पैसे दिए थे इंडिया में कैमरा लाने के लिए, और प्रिंटिंग मशीन भी उन्होंने लेकर आए थे इंडिया में पहली। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट कहीं वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना कि जब आपकी पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है, सब जी, आते हैं, उन्होंने सिर्फ देखा कि अच्छा पेंटिंग है, अरे वाह बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत अच्छे कलर यूज़ है, जी, एंड बस चले गए। वो होता है ना कि आप अपनी पेंटिंग के थ्रू कोई आइडिया देना चाहते हैं, कोई मैसेज वो लोगों तक पहुंचा नहीं कभी, या क्योंकि सब उस जी, इमेजिनेशन लेवल का उनका माइंड क्रिएटिव नहीं होता है, जी, नहीं जी। सोच पाते कि आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है। तो वो मोमेंट एज एन आर्टिस्ट कैसा होता है? अभी फ़िलहाल तो ना जो मैसेज की बात है, तो मैं शायद अभी खुद को उतने काबिल नहीं समझ पा रहा कि मैं कुछ एक मैसेज दे सकूँ पेंटिंग के ज़रिए। चाहता हूँ, सोच रहा हूँ इसके बारे में, मेरे को कम से कम 2-3 साल हो गए कि कुछ एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए। तो अभी फ़िलहाल तक मेरा यही था, अराउंड 2-3 साल पहले तक, कि सिर्फ़ स्किल की ही बात हो कि हाँ, ये स्किल अच्छी है, कि ये काम कैसे किया है, स्किल के बेस पे। अगर अभी लगता है कि हाँ, वो एक टाइम चला गया, अब टाइम आ गया है कि हमारा मैसेज देना। तो उस मैसेज को कैसे देना, क्या मैसेज है, तो वो अभी काम चल रहा है, वो एग्ज़िबिशन्स की तैयारियाँ चल रही है मेरी, तो आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, हम ईगरली वेट कर रहे हैं जी, आपके एग्जीबिशन और आपके नए जी, प्रोजेक्ट्स के लिए। जी, अच्छा, मेरे को तो वैसे इतना कुछ पेंटिंग का नॉलेज है नहीं, जी। बट रागमाला सीरीज और रसिक प्रिया के बारे में आई हैव हर्ड, तो थोड़ा कुछ रसाज़? हाँ, रसाज एंड रागमाला सीरीज आई थिंक पेंटिंग की। हाँ, रसाज़ होते हैं, रसा का तो है कि वो इमोशंस रहते हैं पेंटिंग्स में। ओके, जैसे नौरस है, तो उनके इमोशंस रहते हैं, लेकिन पेंटिंग के ज़रिए हम एक इमोशन नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से पेंटिंग एक ऐसा मीडियम है कि जिसमें हम एक फॉर्म से, कुछ रूल से निकल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा इन फॉर्म्स को मिक्स करके हर चीज़ दिखाई जाए, या इन फॉर्म से कुछ अलग निकल के आनी चाहिए। तो हर चीज़ का मतलब कह सकते हो कि जैसे सिंगिंग में रहता है कि एक बंद के काम करना है, इसमें भी बंद के काम करना है, लेकिन बाद में इनको तोड़ा जाता है। थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हाँ, आर्टिस्ट का। जी, ओके, तो बहुत सारे नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, जी, जैसे कुछ पेंटिंग्स में अक्सर गोल्डन कलर देने के लिए ना जी, बीटल का शेल के ऊपर से वो कलर लिया जाता है, आई थिंक ओके, गोल्डन कलर के लिए बसोली पेंटिंग में अक्सर ऐसा जी, होता है। तो ऐसे कौन कौन सी, अगर मॉडर्न पेंटिंग की बात करें, जी। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल कलर्स एब्स्ट्रैक्ट करे जाते हैं? जैसे मैंने राजा रवि वर्मा जी के बारे में बताया था, तो उनका मैंने पढ़ा था कि वो जैसे नेचुरल, जैसे फ्लावर्स हो गए, है ना, इन चीज़ों से इनका भी यूज हाँ, करते थे। इनके यूज़ करते थे। तो ये अभी तक हुआ कि मैंने जो काम किया, मैंने सिर्फ वो केमिकल उस पे कलर से कि यूज जी, कर, जी। तो पिगमेंट्स भी जो थे वो केमिकल ही है। स्टोन्स का भी अक्सर यूज करा जाता था, इनफैक्ट अभी तो जी, कोई डिपेंड रहा नहीं है नेचुरल कलर्स पे, हाँ, अब तो नहीं कोई रहा, कोई क्योंकि भी नहीं हमने भी करता, बिल्कुल। काफ़ी टाइम बदल गया है। लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है हमें कि फ्लावर से कैसे कलर लेने हैं, लेकिन वो एक प्रिंट के ज़रिए बताया गया कि कपड़े पे कैसे प्रिंट लेते हैं। तो अभी तक तो मैंने इस पे नहीं कुछ किया, या नेचुरल कलर से। ओके, तो बात करें आर्ट की,
तो जैसे आपने बताया कि आर्ट बंद के नहीं किया जा सकता, जी अपने आप को, अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है। जी। तो जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो भी इस फील्ड में नया नया अपना हाथ सेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू स्टार्ट? उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्निज़्म के पीछे मत भागो अभी। और जो भी काम करना है पहले रियलिस्टिक सीखो, पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, स्केचिंग करो। जितना ओरिजिनल फॉर्म को सीखेंगे हम, उसके बाद जाकर आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कुदरत ने एक अच्छी ये दे रखी है हमारे सामने, नेचर दे रखा है, इंसान को खुद को बना रखा है। तो वही सबसे बड़ी स्टडी है। इंसान खुद के ही लिए ही एक सबसे बड़ी स्टडी, उसका फेस है, फिगर है। तो उसको स्टडी करे तो उसके आगे आप खुद ही पता चल जाएगा कैसे करना है। तो एज एन आर्टिस्ट कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं जो अपन अपनी रोज़मर्रा की प्रोफेशनल ज़िंदगी में फेस करते हैं, और उनसे आप ओवरकम कैसे करते हैं? मेरे हिसाब से ज़्यादातर आर्टिस्ट, सुना भी है मैंने खुद के साथ ही, कि अगर आर्टिस्ट एक टाइम पे बहुत पैसा कमाता है तो एक टाइम पे उतना गरीब भी होता है। तो उस चीज़ों को तो बड़ा, क्योंकि कुछ काम ऐसे है कि जिनका करने का मन नहीं होता लेकिन उनके हमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ पे हमें पैसे को अहमियत देनी पड़ती है कई बार, कि वैसे काम है, काम के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मन की तो खैर ऐसी कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा आ गया कि अब खुद की ही क्रिएशंस करने का है। और चैलेंजेस ऐसे है कि लाइव पेंटिंग है जो, उसमें बहुत चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि उसमें रहता है हमारा टाइमिंग का। ओके। जी, कि जैसे 7 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर हमें पेंटिंग कंप्लीट करनी है। तो उसकी जो प्रैक्टिस होती है, लाइक जैसे किसी के पोर्ट्रेट्स होते हैं, तो पोर्ट्रेट में ऐसा रहता है कि एक भी पैच ऊपर नीचे लग जाए तो वो शक्ल नहीं मिलती। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हम ऑन स्टेज प्रैक्टिस के बाद, पहले तो उसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो ऑन स्टेज जब हम काम करते हैं तो एक एनर्जी भी लोगों को दिखनी चाहिए। और उस एनर्जी के साथ हमें खुद को इतना ज़्यादा, हाथों को, माइंड को कंट्रोल में रखना पड़ता है कि हमारा जो कलर लग रहा है वो एक प्रॉपर सही जगह पे लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रोक इधर उधर हुआ तो पेंटिंग तो बन जाएगी लेकिन उसका फील ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर परफॉर्म करता है, बीच में गलती कर देता है तो इतना कवर हो जाता है। क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है कि वो एंड में देखना है लोगों ने कि हाँ ये बन के सामने आया। वो रिज़ल्ट ख़राब निकला तो आर्टिस्ट के लिए सबसे फेलियर हाँ, है। बिल्कुल। उस तो पेंटिंग की फील्ड में एज एन आर्टिस्ट डाका की तरफ से क्या सपोर्ट रहता है? बिकॉज डाका इज ऑलवेज देयर, जहाँ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का टैलेंट शोकेस करने की बात आती है। जी। तो डाका आपकी लाइफ में और आपके इस चीज़ को एक प्रोफेशनलिज्म में लेने के लिए कैसे रोल प्ले किया है? मैं जब सीयू में आया था उससे पहले तो मैं एक स्टूडियो आर्टिस्ट ही था, क्योंकि शुरू से फैमिली में भी स्टूडियो में ही बैठकर काम किया है। तो यहाँ पे जब ये था अपना एआईयू का, जी। एआईयू में मेरे नेशनल में 4 गोल्ड मेडल रहे हैं बिल्कुल। एक साल में। तो उसके अलावा भी मैंने नेशनल जीता है। मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर था ही नहीं कभी, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट होती है 2.5 घंटे। और कॉम्पिटिशन्स भी जैसे पोस्टर रहता है, तो मेरा पोस्टर्स वगैरह में इतना नहीं था। तो उसका ये रहा है कि कैसे 2-2.5 घंटे में अपनी इमेजिनेशन से कुछ काम छोड़कर कुछ फटाफट ऐड करके कैसे अच्छे तरीके से काम करके निकला जाता है। तो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। वो एक स्टूडियो वाले जोन से बाहर निकाल कर एक कंपटीशन वाले जोन में डाला हमें। तो बहुत, जो मैंने बता रहा हूँ आपको लाइव का, तो लाइव भी जस्ट उसके बाद ही मैंने शुरू किया है। तो उसमें भी टाइमिंग का ही रहता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा हाथ कॉम्पिटिशन्स का भी रहा है लाइव में, कि एक टाइमिंग, एक लोगों के सामने परफॉर्म करना, ये चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरा। लाइव में बहुत फ़र्क आया इसमें कंपटीशन के ज़रिए।
ओके, तो थैंक यू सो मच आज़ाद जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला पेंटिंग के बारे में, स्पेशली मॉडर्न आर्ट के बारे में, जो आपने कंसेप्ट बताए, आपने अपने पर्सपेक्टिव्स रखे, तो बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं सीईओ अचीवर टॉक्स के अगले एपिसोड के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।